हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारी एक्सक्रीशन वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है हमारी फार्माकोकाइनेटिक टॉपिक की। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये मैं ये लास्ट बार रिवीजन करा रही हूँ आपको कि जो फार्माकोकाइनेटिक है वो 4 उसमें प्रोसेसेस है। एक तो एब्जॉर्प्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ये चीज आपने देखी कि जो भी हम ड्रग लेते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है इनटेक करने के बाद। एब्जॉर्प्शन में ड्रग का लाइपोफिलिक होना जरूरी है। ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रखिए कि देखिए ये आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रग हमें कैसी चाहिए, लाइपोफिलिक नेचर की होनी जरूरी है। ठीक है, तो हम जितनी अच्छी लाइपोफिलिक होगी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उसका। सेकंड, इसके बाद हम क्या करे थे, डिस्ट्रीब्यूशन करे थे बॉडी में, हर जगह ये क्या हुई थी, बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ड्रग। तीसरा, हमने मेटाबॉलिज्म किया। अच्छा, मेटाबॉलिज्म हमने क्यों किया, क्या रीजन है मेटाबॉलिज्म करने का, ताकि जो भी ड्रग है हम उसको लाइपोफिलिक नेचर से इसमें हाइड्रोफिलिक में चेंज कर सके। ठीक है, ऐसा क्यों करना था हमें, क्योंकि हमें लास्ट में ड्रग को एक्सक्रीट आउट कराना था। ठीक है, उसका एक्सक्रीशन कराना था। एक्सक्रीशन में क्या जरूरी है, ड्रग का हाइड्रोफिलिक नेचर होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की है वही ड्रग हमारी एक्सक्रीट आउट होगी, अगर लाइपोफिलिक नेचर की है तो वो हमारी एक्सक्रीट नहीं होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक, एक्टिव से इनएक्टिव, ये चीजें हमें बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के हमारी ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी। तो ये देख सकते हैं आप कैसे एक दूसरे से सारे टॉपिक रिलेट कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की नहीं देखी है तो आपको एक्सक्रीशन यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का वीडियो देखने से पहले आप सभी ये 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट, मींस जो भी हमने ड्रग इनटेक किया, या तो वो ड्रग या फिर उसकी जो मेटाबोलाइट जो टूट गए थे ना पार्ट, जो उसके पार्ट्स हैं ब्रेक डाउन हुए, मेटाबोलाइट आर इरिवर्सिबली, मींस अब इसमें कोई भी वापसी का काम नहीं हो सकता है। जो ड्रग हाइड्रोफिलिक फॉर्म में आ गई एक्सक्रीशन होने के लिए वो अब एक्सक्रीट आउट ही हो जाएगी। ठीक है, अब वो वापस से चेंज नहीं हो सकती है। तो आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखिए, एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी इरिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पर ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट से, मींस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वहां से ये कहाँ जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, बाइल के थ्रू, फीसिस के थ्रू, हमारी यूरिन के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू हमारी जो ड्रग है इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी वो कहाँ पहुंच गई, एक्सटर्नल में, बाहरी या वातावरण में पहुंच गई। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। ओके, इट इज डिफाइंड एज, या इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, इट इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट आउट ऑफ द बॉडी। हमें क्या करना है, ड्रग और उसके मेटाबोलाइट को बॉडी से बाहर रिमूव करना है। ठीक है, हम ड्रग को अपनी बॉडी में हमेशा के लिए इंटेक नहीं कर सकते। जो भी चीजें बॉडी में आई है, जो मेन चीज है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी उसे यूज करती है, अदरवाइज वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, मेन ऑर्गन कौन सा है एक्सक्रीशन के लिए, जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए मेन ऑर्गन कौन सा था, लीवर था, वैसे ही मेजर जो ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो है किडनी। ठीक है, हम जो ड्रग का एक्सक्रीशन करते हैं वो रीनल और नॉन रीनल रूट से हम करते हैं। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन, ड्रग और कुछ उसके मेटाबोलाइट है वो कैसे हमारे एक्सक्रीट आउट होंगे, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, एक्सेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट एंड मिल्क, इन सब के थ्रू हमारे क्या होंगे, हमारे जो ड्रग है वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारी चली जाएगी। ओके, अब देखते हैं कि यूरिन क्या है। ठीक है, हमने बताया कि 2 तरीके से हमारी ड्रग हमारी एक्सक्रीट आउट होती है, एक तो रीनल रूट, सेकंड हमारा नॉन रीनल रूट। रीनल रूट में हमारा आ जाता है जैसे यूरिन। ठीक है, मेजर ऑर्गन क्या था, किडनी, किडनी से क्या ड्रग है फिल्टर होकर के यूरिन फॉर्म में हमारा ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स, मीन्स जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, मीन्स 80% to 90% जो ड्रग्स हैं वो हमारी किस चैनल के थ्रू हमारी एक्सक्रीट आउट होती हैं, यूरिन के थ्रू। ठीक है, किडनी के थ्रू हमारी बाहर आती हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैनल है एक्सक्रीशन का, इंपॉर्टेंट रूट है एक्सक्रीशन का, वो क्या है, किडनी हमारा। ठीक है, यूरिन के थ्रू हमारी ज्यादातर ड्रग्स जो होती है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स बाहर होती हैं। ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अकर्स वाया द किडनी, जो ड्रग का एक्सक्रीशन है यूरिन में वो किडनी के थ्रू होता है। ठीक है,
अब एक्सक्रीशन थ्रू किडनी अकर्स बाय 3 मैकेनिज्म। अब इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होगी कि वो ड्रग कैसे ऊपर से नीचे तक ब्लैडर तक आती है, उसके बीच की जो कुछ प्रिंसिपल मैकेनिज्म है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिजियोलॉजी है यूरिन तक बनने की, ठीक है, जो फिजियोलॉजी है ये आपको एचएपी के टॉपिक में क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पर समझाने लगूंगी तो ये चीज यहाँ पे मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप इसका वीडियो एक बार फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन जरा एचएपी के उससे समझ लीजिए, इसके बाद ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी अकर्स बाय 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसको सिर्फ ट्यूबुलर सेक्रेशन भी लिख सकते हैं लेकिन एक्टिव इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, इससे आपको ये चीज कंफ्यूज नहीं रहोगे अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लोगे इसको। ठीक है, थर्ड है हमारी पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ 3 मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू होती है। ओके, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी एक्सेस वेस्ट है, फ्लूइड है, जो भी हमारी बॉडी का एक्सेस वेस्ट है, ठीक है, उसको ये रिमूव कर देती है। इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। ठीक है, ये है हमारी ग्लोमेरुलर कैप्सूल, मींस इसी को हम वुमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। ये हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स, ये हमारी इफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज भी अभी आपको हम बताएंगे। पीसीटी मींस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये। डिसेंडिंग लिम्ब, ये लूप ऑफ हेनले, ये हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन यहाँ पर हमारी है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये चीज समझ में आई। देखिए जैसे कि हमने लिख रखा है ये 4 प्रोसेसेस यहाँ पे होंगी। पहली फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड सेक्रेशन, फोर्थ हमारी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी ड्रग। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट में, देखिए यहाँ पे जो वुमेन्स कैप्सूल बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अल्ट्रा स्ट्रक्चर टाइप में, मीन्स एक छन्नी टाइप में यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, जैसे चाय छानते हो तो क्या है, जो भी एक्सेस वेस्ट है एक जगह कलेक्ट हो जाता है और बाकी हमारा क्या है निकल जाता है, या फिर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं और जो हमें एक्सक्रीट आउट होना है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है कि सिर्फ फ्लूइड को ही बाहर जाने देता है। मीन्स जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी फ्लूइड है वही बाहर जा सकता है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट, जिन भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होगा वो कंपाउंड हमारे यहाँ से फिल्टर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल सिलेक्टिव फिल्टरेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन, वो बाहर नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जहां भी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है, ठीक है, वहां बिल्कुल सिलेक्टिव, एक तरह का सिलेक्टिव फिल्टरेशन होता है। यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इससे क्या है, आराम है कि जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है कम से कम वो बाहर नहीं जाएंगे, है ना। अगर वो बाहर जाने लगेंगे तो क्या है, फिर हमारी ड्रग बाइंड ही नहीं हो पाएगी, उनके साथ बाइंड होती है। तो जो भी हमारे जैसे प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उनके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बाहर नहीं जा सकते। ये चीज हमें आराम है, इस वजह से यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं वो बाहर नहीं जाते और बहुत सिलेक्टिव फिल्टरेशन होता है। जो फ्लूइड के फॉर्म में हमारा है वही बाहर जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड आउट होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। मीन्स यहाँ पे अगर हमारी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है, अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है तो वो हमारी एक्सक्रीट नहीं होगी, एक्सक्रीट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ फ्री फॉर्म में जो ड्रग है वही एक्सक्रीट होगी, जिसका साइज क्या होना चाहिए, 20 एंगस्ट्रॉम से 42 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, वही ड्रग हमारी क्या होंगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ये चीज क्लियर हुई। फिल्टरेशन हो गया हमारा किसका, वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू। अब हमारा होगा रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन अब हम समझते हैं कि जो भी हमारा फिल्टरेशन हो रहा है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड होगा। इट डिपेंड्स अपॉन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ओनली अनबाउंड ड्रग, ठीक है, अनबाउंड फॉर्म इज एक्सक्रीटेड। द ड्रग विच इज इन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड कांट बी फिल्टर्ड। ये चीज हमने आपको बताई कि जो ड्रग हमारी फ्री फॉर्म में होगी
वही हमारी क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। जो बाइंड नहीं होगी, ठीक, वो एक्सक्रीट होगी। जो ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर जो साइज है वो लार्ज रहेगा, इस वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। ये चीज समझ में आई। सेकंड, रीनल ब्लड फ्लो। जितना अच्छा ब्लड फ्लो रहेगा, जितना अच्छा जीएफआर रहेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, जिससे हमारा फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो पैसिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सोल्यूट और वाटर है जो फिल्ट्रेट होकर के आ गए, ठीक है, अभी हमारी क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू, ठीक है, यहां से ब्लड आता है हमारा, ठीक। सेकेंड प्रोसेस हमने क्या बताया कि रीएब्जॉर्प्शन होगा। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस back diffuse in the tubules because 99% of glomerular filtrate is reabsorbed। देखिए, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं फिल्टर हुई थी, ठीक है, फिल्टर होके आगे चली गई, ओके। अभी वो क्या होंगी कि वो हमारी वहां से बैक हो जाएंगी, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होने के बाद भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो बाहर आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जो लिपिड सोल्यूबल है वो हमारी जो वाटर है वो फिल्ट्रेट होके जो आया है, ठीक है, वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा, चला जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोफिलिक नहीं है, ठीक है। दिस अकर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड डिपेंड्स ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन एंड यूरिनरी पीएच। ये डिपेंड करता है, पैसिव डिफ्यूजन है, प्रोसेस कैसी है, पैसिव डिफ्यूजन, और किस पर डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी में डिपेंड करता है, आयनाइजेशन में डिपेंड करता है, यूरिनरी पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन और यूरिनरी पीएच। अब ये चीज जानिए कि जो भी ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है, साफ साफ समझ लीजिए कि जो भी ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल होगी वही रीएब्जॉर्ब होगी और कोई भी नहीं। अगर हाइड्रोफिलिक फॉर्म में है, आयनाइजेशन इसका अच्छा है, मीन्स आयनाइज्ड फॉर्म में है, वो हमारी रीएब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो रीएब्जॉर्ब होकर के कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में वापस से चली जाएगी, ओके। जो भी ड्रग हमारी आयनाइजेशन था, सेकेंड पॉइंट, जो भी ड्रग हमारी आयनाइज होगी, ठीक है, जो भी जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, जितनी ज्यादा वो हाइड्रोफिलिक होगी, उतना अच्छा उसका एक्सक्रीशन होगा। जितना ज्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन होगी, ड्रग आयनाइज्ड होगी, उतना अच्छा उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। थर्ड क्या बताया कि यूरिनरी पीएच, ये चीज हमने बताया। तो हमने क्या बताया कि दो ही प्रकार की हमारे पास ड्रग होती हैं। एक तो वीक एसिड नेचर की हमारी ड्रग होती है, ये चीज आपको हमने बताई थी एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में कि दो प्रकार की ही हमारी ड्रग होती है, एक तो वीक एसिडिक नेचर की, एक वीक बेसिक नेचर की, ओके। देखिए, अगर यूरिन जो है एसिडिक पीएच की है, ठीक है, यूरिन क्या है, एसिडिक होगी, तो हमारी वीक एसिडिक ड्रग्स क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब होंगी। पीएच की बात कर रहे हैं हम। अगर यूरिन हमारी एसिडिक पीएच की है तो हमारी एसिडिक ड्रग, वीक एसिडिक ड्रग रीएब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। लेकिन अगर यूरिन हमारी अल्कलाइन नेचर की है तो हमारी बेसिक ड्रग्स रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका फायदा हम कहाँ देखने को पाते हैं, जब ओवरडोज की कंडीशन में हम इसका फायदा देखने को पाते हैं, ठीक है। ओवरडोज के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी ड्रग का ओवरडोज हुआ, मान लीजिए फेनोबार्बिटॉल है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फेनोबार्बिटॉल का, ओके। ये क्या है, एक वीक एसिडिक ड्रग है, ये चीज समझ में आई, वीक एसिडिक ड्रग है। अब इसका ओवरडोज हो गया, ओके, ये हमारी बॉडी में इसका ओवरडोज हुआ, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि ये हमारी रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, अब हमें ये नहीं चाहिए रीएब्जॉर्ब हो कि हमारी बॉडी में और जाकर के पहुंचे, तो हम जो यूरिन का नेचर है वो क्या कर देंगे, अल्कलाइन कर देंगे। जितना ज्यादा यूरिन का नेचर अल्कलाइन होगा तो ये ड्रग हमारी रीएब्जॉर्ब होगी नहीं, है ना, तो इसका इफेक्ट और देखने को हमें मिलेगा नहीं, तो हम यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे। कौन सा इंजेक्शन देके, सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दे करके हम क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइन नेचर का बना देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है, ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और इसका ओवरडोज हो गया तो इससे हमें रिलीफ मिल सकता है।
ठीक है, ये एग्जांपल हो गया कि अगर वीक एसिडिक ड्रग है, ओवरडोज हो रहा है, यूरिन को अल्कलाइन कर दीजिए, कौन सा इंजेक्शन देके, सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन देकर के कर दीजिए, ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में, कि एक तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितनी ज्यादा हमारी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी वो रीएब्जॉर्ब होगी। दूसरी, अगर यूरिन एसिडिक पीएच की है, एसिडिक नेचर की है, वीक एसिडिक ड्रग्स रीएब्जॉर्ब होंगी। यूरिन अल्कलाइन नेचर की है, देन हमारी बेसिक ड्रग्स हमारी रीएब्जॉर्ब होंगी। ओके, थर्ड हमारी प्रोसेस कौन सी है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या हो रहा था वहां रीएब्जॉर्प्शन के बाद, सिक्रेशन हो रहा था। दिस इज द एक्टिव ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस बाय 2 सेपरेट क्लासेस relatively non-specific transporter OAT and OCT which operate in the proximal tubules। क्या हुआ कि जो कुछ हमारी जो ड्रग का फॉर्म है वो रीअब्सॉर्ब होगा और कुछ सिक्रेट आउट हो जाएगा, सिक्रेशन होगा, रीअब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, और जो मान लीजिए हाइड्रोफिलिक की है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इस प्रोसेस में देखिए एक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज है, कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस है। ओके, लो से हाई की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं एंड बेसिस हैं बाय 2 सेपरेट क्लासेस, वो नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ऑपरेट होते हैं इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू OATP ऑपरेट्स फॉर पेनिसिलिन, यूरिक एसिड, सैलिसिलेट्स, एंडोमेथासिन एसेट्रा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, ऑपरेट होते हैं। और ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे थायजाइड्स, एमिलोराइड एंड सिमिटिडीन, ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। निट रीनल एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो निट रीनल एक्सक्रीशन ये होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट प्रेजेंट है यूरिन में इज द सम टोटल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। कुछ इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन को हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को प्लस करेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को माइनस करेंगे, तो हमारा नेट रीनल एक्सक्रीशन हमें मिल जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। देखिए, जो फीकल और बाइलियरी एक्सक्रीशन है ये लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, लीवर में क्या होता है कि अनएब्जॉर्ब्ड जो फ्रैक्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है, ठीक है, जैसे हमने ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर लिया बॉडी में, तो वो हमारी फीसिस के थ्रू क्या होती है, एलिमिनेट होती है। कैसे, जो उसका अनएब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है। लीवर ट्रांसफर एसिड, बेसिस एंड लाइपोफिलिक ड्रग्स इनटू द बाइल। तो लीवर क्या करता है, जो एसिड है, बेस है, उसके साथ जो लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग है उसको कहाँ, बाइल में स्टोर कर देता है, बाइल में भेज देता है, मींस गॉल ब्लैडर में भेज देता है। ठीक है, तो जो हमारे लार्ज वाटर सोल्यूबल कॉन्जुगेट्स हैं, जो लार्ज वाटर सोल्यूबल कॉन्जुगेट्स बने वो हमारे एक्सक्रीट हो जाएंगे, किसके थ्रू, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ओके, ये हमारे फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये हमारे लीवर में होता है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं रीएब्जॉर्ब होती हैं लोअर पोर्शन में, गट के मींस स्टमक के लोअर पोर्शन में रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और कहाँ, लीवर में वापस चली जाती हैं। इसे रिसाइकलिंग प्रोसेस को ही हम इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। मान लीजिए कुछ ड्रग है हमारी गट में, मींस हमारे स्टमक में लोअर पोर्शन में क्या थी, रीएब्जॉर्ब हो गई और वो कहा, लीवर में वापस चली गई थोड़ी देर बाद। उसी रिसाइकलिंग प्रोसेस को हम इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है ड्रग का। ठीक है, एक्सेल्ड एयर और पल्मोनरी एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन मेनली उन ड्रग्स के लिए है जो हम गैसेस या वोलाटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में लेते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, हमारा इसका रूट क्या है, लंग्स के थ्रू। ठीक है, जो हमारी गैसेस फॉर्म में या वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में ड्रग होती है उसका एक्सक्रीशन एयर के थ्रू होता है, लाइक जनरल एनेस्थेटिक्स एंड अल्कोहल। द ड्रग इज एलिमिनेटेड विद एक्सपायर्ड एयर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्लड फ्लो ऑफ द लंग्स। जितना अच्छा लंग्स का ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा एक्सक्रीशन होगा, जितना अच्छा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा उतनी ज्यादा एक्सपायर्ड एयर, जो हमारी बॉडी में एक्सपायर्ड फॉर्म में एयर है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलती जाएगी। ठीक है, तो सलाइवा एंड स्वेट, दीज आर द माइनर रूट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, ये हमारे माइनर रूट हैं ड्रग एक्सक्रीशन के। लाइक जो लिथियम, हैवी मेटल्स, रिफैम्पिन और मेट्रोनिडाजोल है, इनका ही जो एक्सक्रीशन होता है वो सलाइवा या फिर स्वेट के थ्रू होता है। अदरवाइज ये माइनर रूट है, इससे बहुत ज्यादा ड्रग्स का एक्सक्रीशन नहीं होता है। मिल्क और मैमरी एक्सक्रीशन, ये भी माइनर रूट है। ठीक है, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मदर, मीन्स अगर मदर के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ड्रग का एक्सक्रीशन मिल्क से हो रहा है तो मदर के लिए कुछ ज्यादा इफेक्ट की बात नहीं है। बट द सकलिंग इन्फेंट रिसीव द ड्रग, लेकिन जो बच्चा, जिस भी इन्फेंट को फीड करा रही होंगी मदर,
उसको ये ड्रग इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो जितनी भी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल और लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग होंगी वो बेटर क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारी ब्रेस्ट मिल्क में क्या होंगी, एंटर करेंगी, और जो इन्फेंट है फीड कर रहा होगा उस टाइम पे उसके बॉडी में ड्रग्स पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो वो उसको इफेक्ट कर सकती है, इन्फेंट को। ठीक है, तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, जितनी भी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल है, लेस प्रोटीन बाउंड है, वो बेटर क्रॉस करती हैं हमारे ब्रेस्ट में। ठीक है, अब हम समझते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन क्या है। इसमें देखिए मेनली फॉर्मूले हैं। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में देखिए, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में ज्यादातर हमारे फॉर्मूले हैं, आपको एक बार में फॉर्मूले आपको तैयार कर लेने हैं तुरंत। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। दीज आर द 3 फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, जो कि है क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी। क्लियरेंस को हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियरेंस एक बार हम देख लेते हैं वो क्या होता है। ड्रग का क्लियरेंस मतलब बॉडी से क्लियर आउट हो जाना ड्रग का। ठीक है, कितने वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है हमारे प्लाज्मा से कितने यूनिट टाइम में हमारी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टाइम देखेंगे कि पर्टिकुलर 5 घंटे बाद हमारे प्लाज्मा से जो ड्रग है वो कंप्लीटली रिमूव हो गई है। उसी को हम, उसी यूनिट टाइम में जो हमारी ड्रग एलिमिनेट हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। मींस क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, कि जो भी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा मींस जो भी हमारी ड्रग है वो कितने यूनिट टाइम में हमारे प्लाज्मा से कंप्लीटली रिमूव हो गई है, ये चीज हम देखेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस को हम ml में, लीटर या यूनिट टाइम में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है, 2 तरह के ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग हमारी बॉडी से कितने यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो रही है। यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट कितने टाइम में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, ये चीज देखेंगे। जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। जीरो ऑर्डर में जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये अपने अकॉर्डिंग एलिमिनेट होती है। ठीक है, क्लियरेंस कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में जो क्लियरेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। तो इसमें टी हाफ लाइफ जो होती है, मीन्स टी हाफ जो होता है, मीन्स हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर में, और जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो होती है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट ऑफ द ड्रग, ज्यादातर जो ड्रग होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करती है। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है ये समझते हैं। प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो भी ड्रग हमने बॉडी में ली वो कितने टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए हमने 500 mg ड्रग ली तो वो 250 mg हमारी बॉडी में कब हो जाएगी। ठीक है, कितने टाइम के बाद हमारी 250 mg होगी। मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी जस्ट हाफ, हमारी ड्रग जो पहुंची उसकी जस्ट हाफ प्लाज्मा में कितने टाइम के बाद हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। नियरली जो ड्रग है वो 4-5 हाफ लाइफ के बाद क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, 4-5 हाफ लाइफ चाहिए उसको, जब वो हमारी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। उसी को हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो आगे अभी हम समझेंगे कि जो हाफ लाइफ होती है वो समझ में आ गया। हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि हमारी प्लाज्मा में, जैसे हमने जो ड्रग ओरिजिनल वैल्यू हमारी 500 mg थी, तो वो प्लाज्मा में 250 mg कब हुई, कितने टाइम के बाद हुई, उसी को हम मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, 0.693 into VD means volume of distribution upon CL means clearance। ओके, कुछ ड्रग्स हैं जिनकी हाफ लाइफ दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स 1-2 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जैसे एस्पिरिन की हाफ लाइफ 4 घंटे, मीन्स इसका टोटल जो हाफ होता है, मान लीजिए जितने भी अमाउंट हमने ली वो 4 घंटे बाद क्या होती है, हाफ हो जाती है हमारे प्लाज्मा में। डॉक्सीसाइक्लिन 20 घंटे बाद, डिजॉक्सिन 40 घंटे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख लीजिएगा। कि अब हम देखेंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है। व्हेन रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेबलाइजेस, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। मींस रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ एलिमिनेशन के। मीन्स जितनी ड्रग हम बॉडी में एलिमिनेट कर रहे हैं उतनी ही ड्रग हमारी बॉडी में हम इनटेक भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं। ठीक है,
इसमें क्या होगा, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेबलाइज रहेगा, एक स्टेबल ऑर्डर पे रहेगा, एक कांस्टेंट ऑर्डर पे, ठीक है। कि अगर हम बॉडी में 20 mg एक्सक्रीट कर रहे हैं तो 20 mg हम एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग का लेवल है वो स्टेबल रहेगा। इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। और स्टेडी स्टेट हम कब अचीव करते हैं, 4-5 हाफ लाइफ चाहिए इसके लिए, कि अगर हमारी बॉडी में जितना वॉल्यूम में ड्रग हम ले रहे हैं, ठीक है, उतनी वॉल्यूम में हम इलिमिनेट भी कर रहे हैं ड्रग को, वही स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन होता है एग्जाम, ठीक है। वो डोज रेट अपॉन क्लियरेंस, मीन्स कितना डोज रेट, कितने अमाउंट में हम ड्रग को ले रहे हैं और उसका फिर क्लियरेंस कितने अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, अब हमने जो ड्रग लिया है उसकी मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी ना, जिन ड्रग्स को हम देख नहीं सकते। आपको फीवर है, आपने देख लिया कि हाँ इतना है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ड्रग को हम नहीं देख सकते, तो ड्रग को देखने के लिए हम क्या करेंगे, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच डोज ऑफ ड्रग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी में जिस हिसाब का प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसी के हिसाब से डोज ऑफ ड्रग को एडजस्ट करते हैं। टीडीएम इज डन फॉर दोज हैविंग ड्रग लो थेरेपेटिक इंडेक्स। हम टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग उन्हीं ड्रग्स की करते हैं जिनकी क्या लो, जो हमारी थेरेपेटिक इंडेक्स है वो लो होती है, ठीक है। इट इज डन फॉर ड्रग हैविंग वाइड वेरिएशन इन फार्माकोकाइनेटिक्स, मीन्स ज्यादा वेरिएशन हो रही हो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें अगर वाइड वेरिएशन चेंजेस हो रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक में, उन्हीं ड्रग की हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिथियम डिजिटालिस, एमाइनोग्लाइकोसाइड और फेनेटोइन, ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक की, ठीक है। तो नोट्स हम आपको कल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।